हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे कि जिसका कि नाम है, आप लोग जान ही गए होंगे, आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो बार बार रिपीट करा देती हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए एकदम से। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज थीम 11। फटाफट से हम लोग को कंप्लीट करना है क्योंकि फेब में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, फिर मार्च में सीबीएसई का भी एग्ज़ाम होगा ही फाइनल। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करना है, इस बुक को। तो रिबेल्स एंड द राज, थीम 11 का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक है, क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का बुक है। और ये थीम 11 है, इस बुक का चैप्टर 2 है। पूरा हिस्ट्री देखा जाए तो उसमें ये चैप्टर 11 है। चलिए इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या हुआ है। पहले तो चैप्टर का नाम है रिबेल्स एंड द राज। रिबेल्स मतलब विद्रोही और राज मतलब राज। द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। 1857 का 1857 का आंदोलन और उसकी व्याख्यान। हम लोग को पता ही है, मेरा हिंदी थोड़ा वो 55 56 57 गिनने लगती हूँ। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में। पहले तो यहाँ पे एक इंट्रो दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मेन चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसका कि फर्स्ट टॉपिक है पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। और कुल 3 से 4 पार्ट में जाएगा चैप्टर, 3 से 4 वीडियोज़ होंगे। तो सारी वीडियोज़ आप लोग देखिएगा। और उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर से आएंगे बट आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछिएगा, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं फटाफट से। रिबेल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। Late in the afternoon of 10 May 1857, the sepoys in the cantonment of Meerut broke out in mutiny. 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। It began in the lines of the native infantry, spread very swiftly to the cavalry and then to the city. हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। The ordinary people of the town and surrounding villages joined the sepoys. शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। The sepoys captured the bill of arms, where the arms and ammunition were kept, and proceeded to attack white people and to ransack and burn their bungalows and property. सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूकना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी एक्सेट्रा वर डिस्ट्रॉयड एंड प्लंडर्ड। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। द टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली वॉज कट। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। The telegraph line to Delhi was cut. As darkness descended, a group of sepoys rode off towards Delhi. अंधेरा होते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। The sepoys arrived at the gates of the Red Fort early in the morning on 11 मई। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा, यानी कि गेट पे पहुंचा। It was the month of Ramzan, the Muslim holy month of prayer and fasting. मुगल सम्राट, तो ये रमजान का महीना था, ठीक है। द ओल्ड मुगल एम्पेयर बहादुर शाह हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर्स एंड मील बिफोर द सन रोज एंड द फास्ट बिगेन। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी रोज़े के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। He heard the commotion at the gates. The sepoys who had gathered under his window told him, "We have come from Meerut after killing all the Englishmen there, because they asked us to bite bullets that were coated with the fat of cows and pigs with our teeth." तो उनको गेट पर कुछ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया गया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे हुए कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। This has corrupted the faith of Hindus and Muslims alike. इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। Another group of sepoys also entered Delhi, and the ordinary people of the city joined them. Europeans were killed in large numbers. The rich of Delhi were attacked and looted.
तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए, दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। इट वॉज क्लियर दैट दिल्ली हैड गॉन आउट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। सम सिपाहीज रोड इनटू द रेड फोर्ट विदाउट ऑब्जर्विंग द एलैबोरेट कोर्ट etiquette expected of them. They demanded that the emperor give them his blessings. दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सराउंडेड बाय द सिपाहीज, बहादुर शाह had no other option but to comply. The revolt thus acquired a kind of legitimacy because it could now be carried on in the name of Mughal emperor. सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। यहाँ पे बहादुर शाह का फिगर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ठाट बाट में ये बैठे हुए हैं, पूरा गले में नीलम मोती हार वार सब पहन के। चलते हैं आगे। Through 12 and 13 May, North India remained quiet. Once word spread that Delhi had fallen to the rebels and Bahadur Shah had blessed the rebellion, events moved swiftly. Cantonment after cantonment in the Gangetic Valley and some to the west of Delhi rose in म्यूटिनी। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली की पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। अब है फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पैटर्न ऑफ द रिवेलियन, विद्रोह का ढर्रा। If one were to place the dates of these mutinies in chronological order, it would appear that as the news of the mutiny in one town traveled to the next, the sepoys there took up arms. यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एवरी कैंटोनमेंट फॉलोड अ सिमिलर पैटर्न। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। हाउ द म्यूटिनीज बिगिन, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए। द सिपाहीज बिगेन देयर एक्शन विथ अ सिग्नल। इन मेनी प्लेसेस इट वाज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द बजल। सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। दे फर्स्ट सीज द बेल ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्ड द ट्रेजरी। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। दे देन अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलोज, बर्निंग ऑल रिकॉर्ड्स। एवरीथिंग एंड एवरीबडी कनेक्टेड विद द वाइट मैन बिकेम अ टारगेट। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलो, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते गए। गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। Proclamations in Hindu, Urdu and Persian were put up in the cities calling upon the population, both Hindus and Muslims, to unite, rise and exterminate the Firangis. गोरों से संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगीं। When the ordinary people began joining the revolt, the targets of attacks widened. विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। In major towns like Lucknow, Kanpur and Bareilly, money lenders and the rich also became the objects of rebel wrath. लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। पीजेंट्स नॉट ओनली सॉ देम एज ऑपरेसर्स बट आल्सो एज एलीज ऑफ द ब्रिटिश। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेज वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। द म्यूटिनी इन द सिपाही रैंक्स क्विकली बिकेम अ रिबेलियन। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप धारण कर लिया। देयर वॉज अ जनरल डिफायंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। बेल ऑफ आर्म्स इज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स आर केप्ट। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, इसको हम लोग देखे नहीं थे। तो बेल ऑफ आर्म्स मतलब शस्त्रागार, जहाँ पे वो लोग अपने हथियार रखते थे। फिरंगी, अ टर्म ऑफ पर्सियन ओरिजिन पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम फ्रैंक, फ्रॉम विच फ्रांस गेट्स इट्स नेम,
is used in Urdu and Hindi, often in a derogatory sense to designate foreigners. फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, यह है लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटे हैं। तो ये आप लोग देखिए। इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून द ब्रिटिश हैड नो आंसर टू द एक्शंस ऑफ द रिबेल्स। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्यवाही का कोई जवाब नहीं था। इंडिविजुअल ब्रिटन्स tried to save their own lives and the lives of their families. British rule, as one British officer noted, collapsed like a house made of cards. अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरफ बिखर गया। अब है इसका सेकेंड सब टॉपिक जो कि है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के माध्यम। द रीजन फॉर द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इट इज़ क्लियर दैट देयर वॉज कम्युनिकेशन बिटवीन द सिपाही लाइन्स ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स। इसमें कोई शक नहीं था कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। After the 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridges in early May, they wrote to the 48th Native Infantry that they had acted for the faith and awaited the 48th order. Sepoys or their emissaries moved from one station to another. People were thus planning and talking about the rebellion. जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लबोलुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। The pattern of the mutinies and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raised certain crucial questions. विद्रोहों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। हाउ वेर द प्लान्स मेड? ये योजनाएं कैसे बनाई गई? हु वेर द प्लानर्स? योजनाकार कौन थे? इट इज़ डिफिकल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर्स टू सच क्वेश्चंस। मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। But one incident provides clues as to how the mutinies came to be so organized. Captain Hersey of Awadh military police had been given protection by his Indian subordinates during the mutiny. फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों का था। The 41st Native Infantry, which was stationed in the same place, insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Hersey or deliver him as prisoner to the 41st. जहाँ कैप्टन हेयरसे तैनात था वहाँ 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसीलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज़ बनता है कि या तो वे हेयरसे को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू आइदर एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द मैटर वुड बी सेटल्ड बाई अ पंचायत कंपोज्ड ऑफ नेटिव ऑफिसर्स ड्रॉन फ्रॉम ईच रेजिमेंट। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। Charles Ball, who wrote one of the earliest histories of the uprising, noted that panchayats were a nightly occurrence in the Kanpur sepoy lines.
इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों से जुड़ती थीं। व्हाट दिस सजेस्ट इज दैट सम ऑफ द डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे। गिवन द फैक्ट दैट द सिपाहीज लिव्ड इन लाइन्स एंड शेयर्ड अ कॉमन लाइफ स्टाइल एंड दैट मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम द सेम कास्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू इमेजिन देम सिटिंग टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। द सिपाहीज वे आर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रेबेलियन। क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। तो यहाँ पे थर्ड सब टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोअर्स, यानी कि नेता और अनुयायी। बगल में आप लोग रानी लक्ष्मीबाई का एक पॉपुलर इमेज देख सकते हैं, बहुत ही प्रचलित चित्र है ये, जहाँ भी आपने देखा होगा, अधिकतर यही फोटो देखा होगा आपने। चलिए पढ़ते हैं लीडर्स एंड फॉलोअर्स, नेता एंड अनुयायी, नेता और अनुयायी, एंड नहीं। टू फाइट द ब्रिटिश, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड। फॉर दिस द रिबेल्स समटाइम्स टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। One of the first acts of the sepoys of Meerut, as we saw, was to rush to Delhi and appeal to the old Mughal emperor to accept the leadership of the revolt. जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक यह था कि वे फौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की। This acceptance of leadership took its time in coming. Bahadur Shah's first reaction was one of horror and rejection. It was only when some sepoys had moved into the Mughal court within the Red Fort in defiance of normal court etiquette that the old emperor, realizing he had very few options, agreed to be the nominal leader of the rebellion. लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास कोई वाकई चारा नहीं बचा था। Elsewhere, similar scenes were enacted through on a minor scale. In Kanpur, the sepoys and the people of the town gave Nana Sahib, the successor to Peshwa Bajirao II, no choice save to join the revolt as their leader. अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। In Jhansi, the Rani was forced by the popular pressure around her to assume the leadership of the uprising. झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। मैं भूल जा रही हूँ मैं कहाँ पढ़ा रही थी। अपराइजिंग। So was Kunwar Singh, a local zamindar in Ara in Bihar. In Awadh, where the displacement of the popular Nawab Wajid Ali Shah and the annexation of the state were still very fresh in the memory of the people, the populace in Lucknow celebrated the fall of British rule by hailing Bizriz Qadar, the young son of the Nawab, as their leader. कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अब भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजीज कदर को अपना नेता घोषित कर दिया। Not everywhere were the leaders people of the court. रानीज, राजाज, नवाब्स एंड तालुकदार्स। सभी जगहों पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। Often the message of rebellion was carried by ordinary men and women and in places by religious men too. अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। From Meerut, there were reports that a fakir had appeared riding on an elephant and that the sepoys were visiting him frequently. In Lucknow, after the annexation of Awadh, there were many religious leaders and self-styled prophets who preached the destruction of British rule. मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फ़कीर को देखा गया था जिसे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को निस्तनाबूद करने का अलख जगा रहे थे।
एल्सवेयर लोकल लीडर्स इमर्ज्ड अर्जिंग पीजेंट्स जमींदार्स एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों को विद्रोह के लिए उकसाते हुए कई स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमाल mobilized the villages of Pargan Barut in Uttar Pradesh. Gonu, a tribal cultivator of Singhbhum in Chota Nagpur, became a rebel leader of the Kold tribals of the region. शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगाना के गांव वालों को संगठित किया। छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे टू रिबेल्स ऑफ 1857 शाहमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद है आप लोग को मैंने जितना भी पढ़ा है वो आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आता है ये पढ़ने में। तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड।